तो किसी ने मुझे एक बहुत ही सटीक एडवाइस दिया, बोला कि डोंट कीप सेइंग दिस कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग तो मून वॉक भी करते हैं, राइट, लेकिन लोगों को किसका देखना है मून वॉक? माइकल जैक्सन का देखना है. जो So बोला creator he है. cannot go around saying कि you know every lot of people are doing it. So they want to see who's doing it the best. Yeah, the most entertaining way. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड. आज हमारे बीच में एक मेंटलिस्ट मौजूद है जिन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया, देश विदेश में बड़े बड़े स्टेजेस पे ये परफॉर्म करते हैं और अपने मैजिक से, अपनी माइंड रीडिंग से बहुत सारे लोगों को मेस्मराइज करते हैं. मौका मिला तो आज हमारे एपिसोड में भी हम उनसे कुछ कराएंगे. सो प्लीज़ वेलकम अक्षय लक्ष्मण जी. Thank you so much sir, योगेंद्र जी. Finally I'm on the YSR podcast. अब मैंने अचीव कर लिया लाइफ में अपने. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. सो अक्षय, ये मेंटलिज्म की तरफ कैसे रुझान जागा, किस उम्र में जागा? मुझे याद है हम एक बार मिले तो आप बड़ा बचपन से ही बता रहे थे कि हाँ. ये रुझान था, तो कैसे ये स्टार्ट हुआ? तो आई ग्रू अप एक ऐसे जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं थे, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं थे, और तो काफ़ी वो लोनली सा वो चाइल्डहुड था. और उस वक्त हमारे पास इंटरनेट नहीं था, डिवाइसेस नहीं था, तो आप एक बच्चा किसके साथ खेलेगा, क्या करेगा? एंड वो टाइम पर मतलब व्हेन आई वाज 4 years old और 5 years old, वो टाइम पे टीवी पे DD1 जो चैनल आया करता था, तो उस पर एक मैजिशियन का शो आता था, डेविड कॉपरफील्ड, जो US के मैजिशियन है. तो डेविड कॉपरफील्ड का शो आता था DD1 पे, और हिंदी में डब होके आता था. ओके. तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग टाइम पे, मैं चाहता हूँ आप एक पत्ता चुने, वो इस तरीके से वो डब होके वो आता था वहाँ पर. तो सब लोग देखते थे फैमिली में उसको, और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है यही नहीं समझ में आता था. लेकिन इतना समझ में आता था कि ये कोई चीज़ है जिसको मैजिक बोलते हैं, जिसके लिए सब लोग एकदम वाव करके रिएक्शन दे रहे हैं. एंड उसके बाद जब हमारे यहाँ वाशी में, जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेला लगता था स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पर एक स्टॉल लगा था जिस पे लिखा था लर्न मैजिक. तो मैंने वो कनेक्ट कर लिया उसको उससे कि ओ ये जो बहुत अच्छा रिएक्शन होता है इसमें, ये यहाँ पे सिखाते हैं वो स्टॉल में. तो वहाँ जा कर के मैंने अपनी शुरुआत के कुछ जो है एक्ट्स वहाँ से ख़रीदे, कुछ प्रॉप्स लिए, और उनको लोगों को जब दिखाया मैंने, तो अगेन मुझे भी वही रिएक्शन आ गया जो डेविड कॉपरफील्ड को आ रहा था. तो दैट्स व्हाट गिव मी द बूस्ट कि अरे एक 5 साल के बच्चे से एडल्ट्स फूल हो रहे हैं. एंड दिस इज़ हाउ द जर्नी ऑफ मैजिक स्टार्टेड. लेकिन कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ कि ये मेंटलिज्म में कहाँ से आ गए, तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 13, तब तक मैं शोज़ कर चुका था. मतलब 5 साल से मैजिक पे शोज कर रहे थे. हाँ 5 साल से मैंने स्टार्ट कर दिया था परफॉर्म करना. तो आई यूज्ड टू परफॉर्म ऐसे बर्थडेज में, इधर स्कूल में, हर जगह. तो पीपल हैड स्टार्टेड नोइंग मी एज अ मैजिशियन. मतलब मेरे जितने भी सर्कल वाले हैं, यू नो, स्कूल में सब मुझे एज अ मैजिशियन ही जानते थे बाय द एज 13. तो 13 का जब मैं था, तब अमन वर्मा का एक शो आता था जादू. ओके. हाँ, जिसमें अगेन फॉरेन के मैजिशियंस थे जिनका हिंदी डब वो दिखाते थे. आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताने वाला हूँ. तो इस तरह एक आदमी आया जिनका नाम है मैक्स मेविन, और उन्होंने टीवी पे आके कहा कि मैं चाहता हूँ आप टीवी के थोड़ा नज़दीक आए, मैं आपके दिमाग में देखने वाला हूँ. एंड उन्होंने जो एक्ट किया उसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि आप किसी एनिमल के बारे में सोचिए, और उन्होंने 5-6 ऑप्शंस रखे थे, और मैंने सोचा मंकी. और वो टीवी की तरफ देख के बोले आप सोच रहे हैं मंकी. तो मुझे ऐसा लगा कि अब तक जो भी मैंने देखा था, सीखा था, वो कुछ है ही नहीं. मतलब दिस इज द बिगेस्ट डील कि अगर कोई आपके माइंड में देख सकता है, इससे बड़ी इम्प्रेसिव बात क्या होगी. मैं अगर आपके सामने बैंड्रा वर्ली सीलिंग को गायब कर दूं, वो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी आपके लिए ये होगी कि मान लीजिए कि आपके मन में कोई एक ऐसा थॉट है, जैसे कि हम लोग
के सीक्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं किसी को आइडियलाइज करते हैं, जैसे तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपके मन में अगर कोई एक ऐसा इंसान है, कोई बड़ा इंसान है जिसको आप आइडियलाइज करते हो, कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार, कोई है ऐसा कोई है। तो अगर अब मुझे वो नहीं पता है, आपने मुझे बताया नहीं इससे पहले कभी नहीं बताया, तो अगर मैं वो गैस करूंगा तो वो आपके लिए ज्यादा इंप्रेसिव होगा कंपेयर टू कि मैं कुछ एक्सटर्नल चीज करूं। सही बात है। तो करूं? अच्छा आप सोच रहे हैं उनके बारे में, ठीक है सोचिए उनके हाँ। बारे में। है अब मैं क्या चाहता हूं कि आप अपने मन में उनका जो नाम है, ठीक है, उसको मन में दोहराएं, बोलिए नहीं, अपने मन ठीक में है। दोहराएं उस नाम को। ओके, दोहरा रहे हैं। ओके, और इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने आ रहे हैं और आपसे अपने आप को रूबरू करा रहे हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, जी कर रहा हूं। इमेजिन कीजिए और इमेजिन कीजिए वो आपके सामने आके आपका हाथ मिला के आपसे कह रहे हैं, योगेंद्र मैं हूँ शाहरुख खान। Yes, it was शाहरुख खान। You think you're Shah Rukh Khan right now? So this is how it started। Yeah. And then फिर शुरू, ये तो यहाँ से इंस्पिरेशन हो गई आपकी। पहला शो कब किया? जैसे आप इंडियाज गॉट टैलेंट में मेरे ख्याल से आपने परफॉर्म किया था, तो वो जर्नी कैसे फिर बनी मेंटलिज्म की? तो पहला स्टेज शो मैंने किया था जब मैं 13 का ही था, जब मैंने ये देखा था मैक्स मेवन को, और मुझे एक पंप आ गया था कि यार अब बड़े स्टेज पे जाना है। तो अब तो इतना नहीं होता, लेकिन उस वक्त आपको अगर याद है कि गणेश फेस्टिवल्स में बहुत बड़ा वो स्टेज लगता था और एक ही सेक्टर में कम से कम 500-700 लोग आते थे देखने के लिए। तो मेरे घर के ही बाहर वो स्टेज लगता था और उनका एक बहुत बड़ा सा एक फ्लेक्स बैनर लगता था जिसमें पूरे हफ्ते का वो शेड्यूल प्रिंटेड होता था कि 11 दिन, इस दिन ये है, इस दिन डांस कंपटीशन है, ऐसा वैसा है। तो मैंने अपने तरफ से एक लेटर लिखा उनको और मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ एक दिन शो करना चाहता हूँ इन 11 दिनों में से किसी एक दिन, और किसी टैलेंट हंट का पार्ट बन के नहीं, आई वांट टू डू माय शो। तो उनको या तो क्यूट लगा होगा या पता नहीं क्या लगा, लेकिन उनने मुझे बोला कि ठीक है, ये 8वें दिन पे या 7वें दिन पे आप अपना शो कीजिए। और उस साल जो वो बैनर, वो फ्लेक्स लगा और उसमें लिखा हुआ था मराठी में, जादूचे प्रयोग प्रस्तुत करणार आहे कुमार अक्षय शर्मा। तब अक्षय शर्मा था मैं, अभी अक्षय लक्ष्मण हूँ। ओके। तो दैट वाज माय फर्स्ट शो और मुझे याद है मेरे लिए बड़ा ही फ्लॉप सा था वो, क्योंकि आप कुछ और ही एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो, पहली बार जाते हो और आप क्राउड देखते हो और चीज़ें होती हैं। तो सो बट इट डिड नॉट स्टॉप मी, इट ओनली गेव मी मोर बूस्ट कि नहीं अब और करना है। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट की जहाँ तक जर्नी है, तो वो ऐसा हुआ कि पहली बार जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट इंडिया आया था तो उस शो का नाम था रॉक दे इंडिया। ओके। हाँ, जैसे चक दे इंडिया था, रॉक दे इंडिया था उसका नाम। एंड ये आया था जब मैं 18 साल का था और मैं उसका ऑडिशन देने गया और महा फ्लॉप ऑडिशन दिया मैंने और कुछ नहीं हो मेरा उसमें। वो अलग बात है कि फिर रॉक दे इंडिया भी बना नहीं। सो विन विन और लूज व्हाटएवर। उसके बाद फिर अगले साल वो वापस आए, इस बार इंडियाज़ गॉट टैलेंट का नाम लेके आए वो। ओके। इस बार जब वो आए तब मुझे मेरा कॉलेज चल रहा था और मेरे कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं जाके दूँ ऑडिशन और कुछ करूँ। फिर भी मैं गया और मैंने दिया। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके अगले साल एक शो आया जिसका नाम था इंडियाज़ मैजिक स्टार। ये था स्टार 1 पे। मैं बोला कि ये तो मैजिशियंस का इंडियन आइडल है, इसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। उसमें भी मैं गया, उसमें भी ऑडिशन दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो 6-7 ऑडिशंस दिए और इनफैक्ट इंडियन आइडल आई रिमेंबर रात भर हम फुटपाथ पे सोए थे, क्योंकि वो उसका सिस्टम ही वही है, फॉर्मेट ही वही है। ओके। वहाँ पे जहाँ प्रभा देवी में ऑडिशन होता है, एक रात पहले सब लोग आते हैं और फुटपाथ पे वो अपने कपड़े वगैरह बिछा के वो सो जाते हैं, क्योंकि लाइन रात से लग जाती है और दिन में 9 बजे गेट खुलता है। तो रात भर में वो एकदम सिद्धि विनायक के आगे लाइन जा चुकी है। तो मैं वहाँ रात भर सोते हुए लेटते, फिर कैमरा आता था हमको शूट करने के लिए, तो मैं उसके सामने कुछ मैजिक करने लग जाता था। मेरा ये था कि किसी भी तरीके से दिख जाए। तो 6-7 अलग अलग शोज़ के अलग अलग टाइप के ऑडिशंस दिए, जिसमें काफ़ी सारे मैजिक के थे, कुछ हुआ नहीं। एंड देन अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं सब छोड़ छाड़ के, मेरा जब ग्रेड्स ख़त्म करके
मैं यूएस चला गया 1 साल के लिए, क्योंकि मुझे यूएस से एक क्रूज शिप से ऑफर आया था टू परफॉर्म ऑन द क्रूज फॉर अ Okay. ईयर। और ये परफॉर्मेंस देते देते जो मेरा टैलेंट का वो जो बोलते हैं ना, वो बर्तन मांजते हैं और चमक जाता है, वो यस, ये जो हुआ है तो वो उस क्रूज की वजह से हुआ है। क्या क्योंकि बात मैं मुझे वहाँ डेली परफॉर्म करना था, डेली परफॉर्म करना था, डेली परफॉर्म करना था। मन है तो परफॉर्म करो, मन नहीं है तो परफॉर्म करो, बीमार हो तो करो, हर तरीके से करो। तो बाय द टाइम आई केम बैक एट द एज ऑफ 22, फिर मतलब पूरी लाइफ को आप मेरे डिवाइड कर सकते हो बिफोर द क्रूज एंड आफ्टर द क्रूज में, इतना बड़ा वो डिफरेंस था। इसके बाद जब मैं गया IGT सीज़न 5 के लिए, जब मैं गया था, मैं गया और मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं स्टेज पे गया और वहाँ करण जौहर, मलाइका और किरण खेर थे। मलाइका पे किया था आपने परफॉर्म? वो टच वाला मेरा जो Yes. एक्ट है। एंड मैंने जब वो किया तो करण सर ने मुझे अलग से बोला, आई डोंट नो व्हाट यू आर रियली डूइंग, यू नो, आई मीन इट्स मैजिक और साइकोलॉजी, वो तो आप ही को मालूम होगा, बट यू नो आई थिंक यू आर अ डायनामिक पर्सनैलिटी, यू नो, यू डोंट इवन नीड द ट्रिक्स, लाइक आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, यू नो, आप ऐसे ही आ सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है वो। तो ये को टैलेंट है। हाँ, लाफ्टर चैनल को ऑडिशन नहीं दिया मैंने। तो ये हुआ, एंड देन ही सेड आई एम गोना गिव योर नंबर टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं बोला, वो बोल के भूल गया, मैं बोल के भूल गया। कट टू 1 महीने बाद मुझे कॉल आता है एक आदमी का, बोला कि हाय अक्षय, दिस इज अद्वैत चंदन। तो बोला, आई एम अद्वैत चंदन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आमिर खान्स हाउस। मैंने, आमिर खान्स हाउस? ऑफिस भी नहीं, घर से ही फ़ोन आया है मेरे को, लिविंग रूम से। तो मैं बोला ओके। तो बोलते हैं करण जौहर हैज़ गिवन मी अ नंबर एंड आर यू फ्री दिस न्यू ईयर्स ईव 31 को, कि आमिर खान की पंचगनी में उनकी वो होती है पार्टी, ही वुड लव टू हैव यू देयर। मैं बोला श्योर। सब हो गया, लॉक हो गया। एंड मैं ये सोच रहा हूँ, यार करण जौहर ने तो मेरा नंबर मांगा ही नहीं कभी, तो दे कैसे दिया? Then I realized, oh, मतलब he must have told his manager must have told the production ने मतलब चैनल को बोला होगा, फिर प्रोडक्शन, फिर Yes. टैलेंट कोऑर्डिनेटर को बोला होगा। नहीं, ये 6-7 लेयर तक उतर के आए होंगे नंबर लेने के लिए, और फिर ये 6-7 लेयर नंबर ऊपर गया है पासिंग द पार्सल होके, और वहाँ से वो आमिर खान के पास तक गया। तो मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा लेसन मेरे लिए था, कि अगर आप सिर्फ काम की अपने क्वालिटी पे ऐसा कंट्रोल करो कि इफ इट बिकम्स वर्ल्ड क्लास, ट्रूली वर्ल्ड क्लास, बिकॉज करण जौहर इज समवन हु हैज सीन द वर्ल्ड, एंड इफ ही वाज दैट इम्प्रेस्ड टू ये मेहनत करके नंबर लेना और फिर बाद में उसको आमिर खान तक देना और अपने नाम को दाव पे लगाना, दैट मीन्स उनको वो कॉन्फिडेंस आया होगा। तो क्यों, मैं तो ऐसा कोई हीरो मोती से जड़ा नहीं हूँ, इट इज द वर्क। जो एक्ट है वो वर्ल्ड क्लास था उस वक्त, बिल्कुल एक्चुअली वो था, मैंने हाँ। खुद ने भी उसको देखा था, एंड इट वाज, आई थिंक आई सो इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा। आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन टू परफॉर्म इट इन इंडिया। आपसे Right. पहले मुझे लगता है That is किसी ने true. भी किया है। एंड अभी इनफैक्ट मैं अगर किसी शो में जाता हूँ, अपने कॉर्पोरेट शोज जो जिस पे मेरी लाइफ चलती है, और इन केस मैंने वो एक्ट नहीं किया, तो मुझे वापस से मतलब जाना पड़ता है, क्योंकि वो इवेंट मैनेजर आके बोलता है क्लाइंट इज सेइंग यू डिड नॉट डू दैट एक्ट। मैं बोलता हूँ कि अरे आई एम ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स। बोला नहीं, वो तो एक सिग्नेचर है, वो तो करना ही और है। मैंने बोला कि नहीं, अब तो इतने सारे लोग कर रहे हैं उसको। बोला नहीं, वो तो किसी ने मुझे एक बहुत ही सटीक एडवाइस दिया, बोला कि डोंट कीप सेइंग दिस कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग तो मून वॉक भी करते हैं, राइट, लेकिन लोगों को किसका देखना है मून वॉक? माइकल जैक्सन का देखना है। जो So he क्रिएटर है। cannot go around saying कि you know every lot of people are doing it. So they want to see who's doing it the best, yeah, the most entertaining way. तो इसीलिए अभी रिसेंटली मुझे नोरा फतेही के साथ भी वापस से वो करने के लिए कहा गया था कलर्स। जी। सो एनीवे, तो ये इंडियाज गॉट टैलेंट की वो जर्नी थी। तो आई थिंक जो बेस्ट क्रक्स ये है कि आप अपने आप को तराशने पे काम कीजिए, बिल्कुल, और अगर वो किया है तो फिर देयर इज सम यूनिवर्सल पावर जो आपको कड़ियाँ जोड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप पहुंचा देगी आप जहाँ पे डिजर्व करते हैं। वो कई बार कहते हैं कि यू विल ऑलवेज रीच वेयर यू बिलोंग, सो वी शुड वर्क ऑन आवर बिलोंगिंगनेस, कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं, हमें उस लेवल का काम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक 3 Idiot में आमिर खान ने कहा है कि काबिलियत पे ध्यान दो, ऐसा ही कुछ कहा है ना। सक्सेस का पीछा मत करो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस की तरफ Excellence जाओ की तो तरफ सक्सेस सब अपने आप पीछे पीछे आती है। हाँ,
एक पॉइंट इसमें आपने बहुत अच्छा कहा इस जर्नी के अंदर कि बार बार अपनी फेलियर्स को आपने हाईलाइट किया. जनरली पीपल डोंट टॉक अबाउट द फेलियर्स दैट दे हैव. सो हाउ डिड यू हैंडल दोज फेलियर्स? जब वो फेलियर्स मिले थे, आज तो हम बड़े आसानी से उस पर बात करते हाँ, हैं, आज हंस सकते But हैं उस पर. उन दोज मोमेंट्स में क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता था एंड आप उसे कैसे डील करते थे? मेरा कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था कि मतलब कोई बात नहीं, अगली बार होगा, या ऐसा कुछ था ही नहीं. मेरा फंडा इतना ही था कि जैसे डार्ट बोर्ड होता है ना, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एकदम वो लाइन से बाहर जाता है आपका डार्ट, कभी होता है एकदम सेंटर में पहुंचता है. तो मेरी थियरी इतनी है सिंपल कि अगर आप आँख पे पट्टी बांध के डार्ट्स हाथ में लेके सिर्फ फेंकते भी जाओगे ना कंटिन्यूअसली, Yeah. एक तो लगेगा सेंटर में. लॉ ऑफ एवरेज जिसे कहते हैं. लॉ ऑफ एवरेजेस है, Right. ठीक है. पॉइंट ये है इसको ये नहीं बोलूँगा मैं कि ये तुक्के की बात है, या ये नहीं बोलूँगा कि अंधेरे में तीर की बात है. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो एक लगेगा सही सेंटर में, तो यूल बी लाइक ओके चलो गुड, नाउ मूव फॉरवर्ड, नाउ व्हाट. लेकिन अगर आप एक एक के ऊपर वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर दोगे डार्ट पे कि यार ये तो जाना ही चाहिए, तो जाना ही चाहिए, वो सेंटर का ऑफ सेंटर भी होगा ना, तो यू वोंट बी लुकिंग कि यू वोंट बी अप्रिशिएटिंग कि वो कितना पास गया है मेरे टारगेट के. यू विल बी लाइक अरे गया नहीं, पहुंचा नहीं. तो वो खुद को एक हार्ट की बीमारी देने के बराबर है वो हर चीज़. तो मेरा शुरू से ही एक एटीट्यूड था, पता नहीं कैसे था, लेकिन था कि वो जो नहीं हुआ या जो नहीं कन्वर्ट हुआ, जो फेलियर हो गया या कुछ हो गया, हाँ ठीक है, नहीं हुआ, ओके डन, मतलब ठीक है नेक्स्ट, मतलब कीप डूइंग इट अंटिल इट हैपन्स. और ये कंडीशन रख के नहीं कि ये होगा ही तो ही मैं करूँगा. नो, यू कीप डूइंग इट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, एज अ पार्ट ऑफ द चोर. मतलब अगर मैं हाइंडसाइट में जाऊँ और मैं उस इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बात करूँ, जब मैं शिप से आ गया था, और मैं एक फ्रेंड का नाम लेना चाहूँगा, मंगेश देसाई. ही इज़ ऑल्सो अ मैजिशियन, मेंटलिस्ट. तो मैंने मंगेश को कहा था कि मैं बोला यार मैं जा रहा हूँ इसमें वापस से, पता नहीं कितनी बार. मैं बोला लेकिन मैं वो टच वाला एक्ट नहीं करूँगा यार, मैं वो बहुत हो गया. मैंने वो उस टाइम पे भी बहुत हो गया था, मतलब 12-13 साल पहले भी मैं उसको 1000 से ज़्यादा बार कर चुका था. मैं वो नहीं करूँगा, मैं दूसरा वाला जो एक्ट है मेरा वो वाला करूँगा. तो बोला क्यों? मैं बोला अरे नहीं, इतनी जगह कर लिया, इतना हो गया, बहुत हो गया. बोला नहीं वो तो कर ही. मैं बोला अरे नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ, अगर वो कन्वर्सेशन नहीं हुई होती तो मैंने वो टच का एक्ट मेरा किया ही नहीं होता था वहाँ पे स्टेज पे जाकर. बट ही पुश्ड मी, सेड नहीं वो तो कर ही, भले वो टीवी पे ना दिखाएं, यू डू इट. मैं बोला क्या है, तो मैं बोला चलो करता हूँ. और मैंने वो कर दिया. उस वजह से दैट एक्ट वाज द रीज़न वाई करण जौहर वाज सो इम्प्रेस्ड. ही थॉट ही इज़ नेवर सीन समथिंग लाइक दैट. और फिर उनने आमिर तक भेजा. आमिर के यहाँ फिर मैं 4 बार आया उनके घर पे, अलग अलग बार. आमिर देन सेंट मी ऑन टू शाहरुख. आमिर की वजह से फिर अंबानी सर के यहाँ मैं 2-3 बार परफॉर्म किया. आमिर सर की वजह से फिर राजू ईरानी सर मिले मुझे, जो इवेंचुअली सबसे बेस्ट मेरे फ्रेंड बन गए ये सब में. तो हम में बहुत अच्छी एक रैशनल के ऊपर हमारी बात होती है, कई बार होती है, कई बार मिलते हैं. वो सब कुछ नहीं हुआ होता अगर वो एक कन्वर्सेशन मंगेश से नहीं होती. बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं ना जिसको, राइट. तो वैसा हुआ है. सो आखिर एक आम इंसान के लिए अगर समझना हो तो मेंटलिज्म आखिर है क्या? तो मेंटलिज्म को मैं 2 कैटेगरीज में डालता हूँ. एक तो है जो बाकायदा पूरा साइकोलॉजी से जिसका लेना देना है. ओके. जैसे कि अगर मैं आपके सामने इस वक्त आपको कहूँ कि आप अपने मन में, जब आप स्कूल में बच्चे थे उस टाइम में चले जाएं अपने माइंड में, ठीक है. ओके. और मान लीजिए आप अपने स्कूल में क्लासरूम में बैठे हैं, आप ज्योमेट्री की क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर आपको सिखा रही है कुछ, तो आप क्विकली अपने मन में 2 सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स ले आइए अभी अपने मन में, और एक के अंदर एक डाल दीजिए, मुझे मत बताइए, ठीक है. ज्योमेट्रिक शेप ले आऊं और एक के अंदर एक डाल दूं. जस्ट पुट वन इनसाइड द अदर इन योर माइंड क्विकली. बहुत ही सिंपल. डन. ओके. ठीक है. अब ये सब के दौरान व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, आई वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ ट्रायंगल एंड सर्कल टू यू. राइट. Okay, so I don't know how far did it succeed. How did it come close? Actually, triangle and circle Okay? imagine किया. Triangle and circle आपने imagine किया. तो अब ये जो एक टाइप का मेंटलिज्म है which is purely psychological, Okay. जिसमें मेरे वर्ड्स, मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस से मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ. तो
इतने सारे शेप्स हैं ज्योमेट्री के, आपने ट्रायंगल एंड सर्कल ही क्यों सोचा? क्योंकि अगर आप अभी पैटर्न नोटिस करो, मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा आप अपने इमेजिनेशन में अपने बचपन में चले जाइए, स्कूल में, और आप स्कूल में ज्योमेट्री की क्लास में बैठे हैं। तो अगर आप स्कूल में हैं और आप ज्योमेट्री की क्लास में हैं तो हेक्सागन, पेंटागन, ये वो ट्रेपेजियम, ये सब हट जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि अपने बचपन में जाइए, तो आप अपने आप को एकदम छोटा इमेजिन पढ़ा ही करते नहीं हो। था। यस, तो आप अपने आप को एकदम छोटा इमेजिन करते हो, फिर आप क्लासरूम इमेजिन कर रहे हो, तो आपको वो जो बेसिक 3-4 शेप्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये आएगा। अब जब आप यहाँ इवन तक मैंने पहले जो आया उसको बदला तो स्क्वायर आया सेकंड में। अच्छा, बदला था आपने, हाँ। पहला ट्रायंगल सर्कल बदला। था, फिर मैंने बदला तो फिर स्क्वायर हुआ था, बट यही बेसिक आप हाँ। तो वहां तक लाने के बाद जो फाइनल ट्रायंगल एंड सर्कल पहले क्यों आया आपके दिमाग में? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि नाउ पुट वन इनसाइड द अदर। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में एक सर्कल और एक ट्रायंगल बना रहा हूँ आप, एंड यू डोंट रियलाइज इट जब मैं इतना सा करता हूँ कि जस्ट पुट वन इनसाइड द अदर। एक्चुअली वो वो हुआ कि image मैंने ट्रायंगल के अंदर ही सर्कल देखा। हाँ, देखा, वो ट्रायंगल के अंदर ही सर्कल आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि मैंने अपने हाथ से वो चीज़ को और आपके दिमाग में डाल दिया, अनकॉन्शियसली डाल दिया, अनकॉन्शियस लेवल पे डाल दिया। एंड आई एम सो हैप्पी ही इज यूजिंग द वर्ड अनकॉन्शियस एंड नॉट सबकॉन्शियस। तो बिकॉज इसका मीनिंग ही अनकॉन्शियस है, जहाँ आपका ध्यान नहीं है, राइट। तो ये एक तरीके का मेंटलिज्म है जिसमें पूरा का पूरा साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस है। दूसरा जो है थोड़ा ट्रिकी मेंटलिज्म है, वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग ऑन स्टेज, या where it really counts. Like I have to give a shock value, I have to give entertainment. So there I take the psychological mentalism जो पूरा इस तरह इन्फ्लुएंस में है, और इस बीच में कहीं ना कहीं पे मैं कहीं छुप छुपा के कहीं एक ऐसा कुछ डालूंगा जो एक तरीके से मैजिक की ट्रिक कैटेगरी में आता है। ओके। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो मैंने कहाँ डाला है पूरे शो में, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। वो आपका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपको बस मिस्ट्री एंजॉय करनी है। That is purely entertainment form of mentalism. तो हम लास्ट टाइम मिले थे तो आप एक बहुत अच्छा रूल बता रहे थे, कोई ABC रूल था या ऐसा कुछ करके था। So if you can teach our audience on that. Sure. तो ये ABC रूल जो है, ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ है, डिस्कवर किया हुआ है, और ये मैंने एक टेड टॉक दिया था, ओके, जिसका नाम था Why Magic Works। हाँ, तो उसके लिए मुझे कुछ लिखना था कि मैं क्या बताऊं कि Why it works। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैं बोला कि हाँ ये सही है। तो बेसिकली हर मैजिक ट्रिक जो है दुनिया में, कोई भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, मेंटलिज्म की फिर भी बात नहीं कर रहा मैं, स्पेसिफिकली मैजिक की बात कर रहा हूँ, वाइड वर्क्स, क्योंकि इसके 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप A, B एंड C जी। जिसमें जो स्टेप B है वो आपको एज एन ऑडियंस कभी देखने को नहीं मिलेगा। ओके। तो स्टेप A में मैं कुछ ला रहा हूँ, कोई चीज़ ला रहा हूँ या कुछ और स्टेप C में मैं उससे कुछ बहुत ही अद्भुत कर रहा हूँ। लेकिन ये आपका नज़रिया है A और C, इसमें बीच में एक हिडन स्टेप है विच इज स्टेप B, जिसमें मैं कुछ बदमाशी कर रहा हूँ जो आपको नहीं पता चल रहा मैं कब कर रहा हूँ। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो अगर हमारे पास कोई कॉइन या कुछ होगा यहाँ पे, हम अगर या आपकी रिंग या कोई है आपके पास कुछ हम फॉलो कर सकते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा। तो ये स्टेप ABC का मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ कि ये स्टेप A है, ठीक है, और ये यहाँ पे रखा है, और ये स्टेप C है, ठीक है। अभी इसमें हुआ ये है कि मैंने आपसे स्टेप B छुपाया था। तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि B क्या था। तो स्टेप A ये है कि मेरे हाथ में ये कैप है, और स्टेप B ये है कि यहाँ पे रख दिया है, और एक्चुअल में वो नहीं है स्टेप B। स्टेप B ये है कि इसको मैं सिर्फ अपने हाथ में प्रिटेंड कर रहा हूँ डालने के लिए, मैं एक्चुअली डाल नहीं रहा हूँ। एक्चुअली आपने वही होल्ड करके रखा हुआ है। सो स्टेप A इज कीपिंग द कैप इन माय हैंड, स्टेप B इसको इस तरह मैंने प्रिटेंड किया डालने के लिए जो यहाँ पे है, एंड नाउ स्टेप C इज यहाँ से, ओके इट्स गॉन। लेकिन अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको तो पता नहीं है कि मैंने ये बीच के स्टेप में मैंने कुछ किया है, ये मैंने छुपा दिया है। तो आपके लिए क्या हुआ, स्टेप A, स्टेप C, पता होने के बावजूद भी नहीं पता लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अभी तो खैर इसको जैसे हम लेते हैं, अभी तो कॉइन के साथ में आता था मुझे, लेकिन जैसे आपने ये लिया, ये कर दिया, एंड देन यू से कि लेट मी मेक इट कम बैक ओवर हियर जहाँ से तो
तो इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती होगी इस चीज को परफॉर्म करने में। ये पूरे वर्ल्ड का, ब्रह्मांड का, मैजिक की दुनिया का सबसे नंबर 1 जो स्टेप होता है ना, वो ये है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है। एंड जब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं हो जाता है तो आप टेक्निकली कोई भी मैजिक आप मैजिशियन हो नहीं फिर। तो इट्स लाइक दैट। तो बचपन से ही आई हैव बीन डूइंग दिस वाज माय बेसिक। लवली। सो एक और चीज़ आती है कई बार, ये कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कुछ आता है, तो वो और मेंटलिज्म क्या सिमिलर है या उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं? नहीं, फर्स्ट कजिन ही है एक दूसरे के। ओके। जैसे हिप्नोसिस में भी अलग अलग चीज़ें, जैसे हिप्नोथेरेपी है, स्टेज हिप्नोसिस है, सो क्लिनिकल हिप्नोसिस है, अलग अलग तरीके के हैं। तो अगर मैं स्टेज हिप्नोसिस को पकड़ूं तो इट इज़ लाइक अ डिस्टेंट, वेरी क्लोज कजन ऑफ मेंटलिज्म, बिकॉज अगेन वो एंटरटेनमेंट में आ जाता है, परफॉर्मेंस में आ जाता है, Right. उसमें भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इट्स लाइक दैट, लाइक जो हमने अभी किया ट्रायंगल और सर्कल वाला, आप उसको एक तरीके से हिप्नोसिस भी बोल सकते हो, क्योंकि इट इज़ अ पावर ऑफ सजेशन। इट्स द वर्ड्स, द एक्शंस जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट बेसिकली। ओके, सो कॉन्वर्सेशन में भी जस्ट देयर आर हिडन थिंग्स, और हम बोलते बोलते शायद कुछ एम्बेड कर दे रहे हैं, कमांड को एम्बेड कर रहे हैं। और बट इसमें व्हाट डू यू थिंक, सजेस्टेबल मोड में लाना भी तो ज़रूरी होता है? देखिए, सजेस्टेबल मोड में लाना जितना लोग डिफिकल्ट समझते हैं ओके, उतना है नहीं। इट्स लाइक ड्राइविंग, वंस यू नो हाउ टू डू इट ओके, फिर काफ़ी आसान हो जाएगा, फिर सेकंड नेचर। जैसे कि एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं मिररिंग, मिरर टेक्निक, जिसमें आप सामने वाले को मिरर करते हो एग्जैक्टली जैसे वो हैं, जैसे बैठे हैं, जैसे बात कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हो मुझे, राइट, और आप अपने आप को देखिए आप कैसे बैठे हैं। मिरर में एग्जैक्टली हम मिरर में हैं, हमने अपना मग ऐसे ही रखा है, हाथ ऐसे ही रखा है, पैर ऐसे ही रखे हैं। ये एक अनकॉन्शियस लेवल पे भी होता है। व्हेन 2 people आर ऑन द सेम वेवलेंथ एंड सेम इंटरेस्ट इन अ कन्वर्सेशन, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज सिमिलर हो जाती है। रेपो बिल्डिंग जिसे कहते रेपो हैं। बिल्डिंग, और आप जानबूझ के करो या अनजाने में करो, ये होती है, yes. ये एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप उसको मैनुअल कंट्रोल करना चाहते हो, यू वांट द अदर पर्सन टू फील अ लिटिल मोर फेमिलियर टू यू, तो यू कैन डू दीज थिंग्स ऑन पर्पस। राइट। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे हैं तो एकदम से उनको कॉपी नहीं करना है, लेकिन एकदम स्लाइटली गेट इनटू दैट पोस्चर। सामने वाले को लगेगा कि मैं तो अपने आप से बात करूं, मतलब एक अनकॉन्शियस लेवल पे। कई बार जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस देते समय वो आउटपुट नहीं आया जो आप आउटपुट चाहते थे? सो देन हाउ डू यू डील विद दैट इन दैट मोमेंट? व्हाट गोज इन योर माइंड एंड हाउ यू डील विद इट? द ब्यूटी इज कि आपको नहीं पता कि मैं क्या करने वाला था जब मैं स्टेज पे हूँ। सो इफ समथिंग डजंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, सो यू वुड ऑलरेडी नॉट बी अवेयर कि होने क्या वाला था इनिशियली। ओके, ठीक है। एंड व्हेन समथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको वो रॉन्ग होने से 1 मिनट पहले आभास हो जाता है कि ये गड़बड़ होने वाला है। ओके, सो वी प्रिपेयर इन एडवांस टू चेंज द गियर, टू चेंज द डायरेक्शन। तो मेरी एक बार एक शो में एक मिस्टेक हुई थी, मोर देन अ मिस्टेक, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन माय ब्रेन। मैं कंफ्यूज हो गया और मैं एक आदमी को पूछ रहा था कि आर यू मैरिड? उन्होंने कहा यस। तो मैं बोला थिंक ऑफ योर वाइफ, स्टेज पे। एंड देन आई गेस्ड हिज वाइफ्स नेम। आई सेड क्या आपकी वाइफ का नाम सुनीता है? एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू रिएक्ट, हाउ डिड यू नो, और ये वो। एंड उसकी वाइफ का नाम सुनीता नहीं था। अच्छा, हाँ, ही सेड कि नो। नाउ इंस्टेड ऑफ मी सेइंग अच्छा वो नहीं है, अच्छा क्या है, लेट मी ट्राई अगेन, मतलब इंस्टेड ऑफ मी डलिंग द मोमेंट, व्हाट आई डिड वाज दिस, लेट अस प्रिटेंड आप वो हो ऑडियंस वॉलंटियर। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ओके योगेंद्र जी अपनी वाइफ के बारे में सोचिए। ओके ओके, क्या आपकी वाइफ का नाम सुनीता है? नहीं। तो उनके बारे में सोच क्यों रहे? और इससे मुझे अपने शो के लिए एक रनिंग जोक मिल गया, जो आज भी इतने साल भी इन एवरी शो आई से दिस, क्या आपकी वाइफ का नाम सुनीता है? सामने बोलता है नो, तो उनके बारे में सोच क्यों रहे? कई बार बहुत से लोग मुझे आते कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग का डर है, एक नर्वसनेस रहती है स्टेज पे आकर के,
तो हाउ डू यू डील विथ नर्वसनेस? कभी था ऐसा आपको भी पब्लिक स्पीकिंग का या स्टेज का डर रहा? कभी था तो कैसे डील किया, और आज कैसे डील करते हो वो जो नर्वसनेस होती है जस्ट बिफोर द प्रोग्राम? तो मैं बहुत नर्वस होता था पहले, शो के पहले, मतलब बोलते ना बटरफ्लाइज या जिटर्स, मतलब आपका नाम अनाउंस हो रहा है, हाँ, लोग उधर गियर अप हो रहे हैं और आप बैक स्टेज हो, आप मन में बोलोगे किधर फंस गया यार अभी कहाँ है, और नाम अनाउंस हो गया, बट द मोमेंट यू वॉक ऑन स्टेज वो पर्सन पीछे छूट जाता है जो आप थे बैक स्टेज। जी। अब स्टेज पे आपको एक दूसरा, मतलब बोलते हैं ना, अलग माता आ जाती है और वो आप समवन एल्स टेक्स ओवर दैट पर्सनालिटी कम्प्लीटली। अब इस पे मैं, क्योंकि ये आपने टॉपिक छेड़ा है नर्वसनेस का, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ नर्वसनेस की। श्योर। तो एज आई मेंशन्ड अबाउट राजू सर, राजू हीरानी, तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मैजिक एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ परफॉर्मिंग ऑल्सो मैजिक ना, बचपन से ही उनको भी है शौक। तो मैं उनसे काफ़ी कुछ बैक एंड फोर्थ शेयर और डिस्कस करता था और ऐसे ही कैंडिड कन्वर्सेशन होते थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि मुझे एक टेंशन हो रही है आजकल। बोले क्या? ना मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होता हूँ अभी। तो बोला तो टेंशन क्या है इसमें? मैं बोला टेंशन ये है कि आई फील एम आई लूजिंग इंटरेस्ट, मतलब व्हाट इज इट, व्हाई डोंट आई फील एनीथिंग, व्हाई एम आई गोइंग नम्ब एज अ रोबोट कि ओके आई एम हियर, हाँ हो गया, अभी नाम अनाउंस हो गया, ठीक है हम जा रहे हैं, स्टेज पे जाके शो अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है, फिर वापस आ रहे हो, हाँ ठीक है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, शो खत्म हो गया और आपको रियलाइज़ हो रहा है अच्छा शो हो गया, मतलब इट्स लाइक अ प्ले बटन, यू नो, इस तरीके का। तो मैं बोला वो ये कुछ टेंशन है, मतलब कल को मेरा काम क्या क्वालिटी जो है डिक्लाइन होएगा इसकी वजह से, आई माइट नॉट इवन रियलाइज। ही गिव मी अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड सजेशन। बोला इट्स वेरी इजी। मैं बोला क्या? तो आई हैव टू से दिस, राजू हिरानी's films are an extension of him. राइट। तो इफ़ यू मीट हिम, आपको उनके अंदर सब दिखेगा, पीके दिखेगा, रैंचो दिखेगा, मुन्ना भाई दिखेंगे, वो सब जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में, वो रेडियो पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और संजय दत्त बोलते हैं कि हाँ वेरी इजी, बहुत आसान है ऐसे, तो वेरी इजी। मैं बोला क्या? बोला टेक एन एक्ट दैट यू हैव नेवर डन एंड डू इट इन योर शो, something that you have never tried anywhere with anyone, you have no confidence over it, you have not practiced it, you take it. मैंने बोला इससे तो सर, मैं यहाँ बोल नहीं सकता मैंने क्या वर्ड बोला था लेट्स जस्ट से इससे तो मैं डर जाऊंगा जिनको पता है उनको पता है। तो मैं बोला सर इससे तो ये हो जाएगी ऐसा हो जाएगा, मतलब दैट्स व्हाट यू वांटेड ना। तो मैं गया एक दिन कुछ ऐसा लेके जो मैंने नहीं किया कभी, तो समथिंग बेस्ड ऑन अ प्रॉपर, आई डोंट नो व्हाट, आई फॉरगॉट दैट, लेकिन मुझे ये याद है एकदम दुनिया रुक गई थी उस वक्त। और मैं बोला ये क्या हो गया, एंड आई वाज लाइक आई कांट वेट टू गेट डन विद दिस और फिर जब मैं नॉर्मल शो पे वापस आया वो एक्ट के बाद, तब मुझे ऐसा लगा कि वाह मैं कितने अच्छे वाटर स्लाइड में बैठा हुआ हूँ और सब कुछ कितना अच्छा अच्छा लग रहा है। तो सडनली आई ग्रू अप्रिशिएटिव ऑफ द रेस्ट ऑफ द शो। इसमें मैं दोनों को क्रेडिट देता हूँ कि मी फॉर डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम, राइट, कि यू नो कि यार नर्वस नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, एंड हिम फॉर ऑफरिंग दैट सोल्यूशन कि हाँ होना है तो डू समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर, ऑटोमेटिकली यू विल बी नर्वस। What is your take on power of gratitude? So do you practice gratitude and is it a part of your rituals? आई थिंक जैसे मार्वल या डीसी के सुपर हीरोज़ हैं या क्रिश है या जो भी हैं, इन सब की एक सुपर पावर है। हम ये देखते हैं, हमको लगता है कि यार काश हमारे भी कोई कुछ सुपर पावर होती। तो जिसको भी ये लगा है आज तक, आई वांट टू टेल देम वी डू हैव अ सुपर पावर विच इज़ द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। So true. बिकॉज कितना कुछ होता है ग्रैटिट्यूड से, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, यू डोंट सफ़र हार्ट डिजीजेस दैट मच, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, ब्रेन, माइंड, ये साइकोलॉजी, आपका दिल, दिमाग। और ग्रैटिट्यूड आपको एक ऐसे स्टेट में रखता है, इतने रिलैक्स स्टेट में रखता है कि यू नो यू डोंट सफ़र अननेसेसरी एंग्जाइटी, यू स्टार्ट कमिंग अक्रॉस एज पॉजिटिव टू पीपल। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, पीपल वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, you sound more honest because you are more honest, Right. the art of letting go and letting be, like also when it comes to people in your life, Right. there are people who will stay, there are people who will leave,
राइट। यू नो आपको आज लगेगा कि भाई इस इंसान के साथ तो अब मैं लाइफ बिताने वाला हूँ, यू नो 6-6.5 साल बाद सडनली दैट पर्सन विल ऑल्सो वैनिश एंड यू विल बी लाइक अरे क्या हो गया, यू नो। बट मेरा एटीट्यूड उस बात की तरफ ये होता है कि यार आप वो उस इंसान ने आके क्या कंट्रीब्यूट किया है और आज आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ मतलब खुश हो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, what areas have improved because of that person. So you focus on that and say thank you to that person and let them be wherever they are. Same goes with your group of friends or whatever, you know. There will be point where आपको लगेगा कि यार मैं तो सिटकॉम में जी रहा हूँ यार, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, फ्रेंड्स है, जो वो 5-6 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप होता है और one fine day all of them can go away for any reason. Maybe they relocate, maybe you fight with them, maybe they dislike you, you dislike. Again the same thing, if someone goes on, like अगर कोई जा रहा है खुद की चॉइस से जा रहा है तो you have that gratitude for whatever they've contributed and let them be, let them go. Don't chase, don't, खुद की भी इज्जत को नीचे मत लेके आओ, you know. Don't become a door-to-door salesman राइट। of your soul. तो ग्रैटिट्यूड कितने अलग अलग तरीकों से आप देखो प्रैक्टिस कर सकते हो. इट इज नॉट इवन नेसेसरी कि यू वर्बली से अ थैंक यू. मतलब इतना कुछ वो नहीं है कि आपको सिर्फ थैंक यू बोलना जाके. ये कुछ लोग सिर्फ थैंक यू बोलते हैं, मानते नहीं है, फील नहीं करते अंदर. आप ग्रैटिट्यूड रखोगे, मेरा ग्रैटिट्यूड रखोगे अगर आप, तो सामने वाले को वो महसूस होता है. ट्रू. दिस पर्सन, उसके एक्शंस में आपको महसूस होगा. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. There are lots of biological impacts, psychological impacts, so many things are there if you practice gratitude. So do you have any rituals around gratitude, or you just feel it, you keep it inside yourself, or do you write or journal about it? So I come from a very religious background. My family is very religious. I am not. I am not say in the sense, I'll tell you where my line is drawn. मेरी लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाती है कि अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ या मेरे घर में कोई पूजा हो रही है या लक्ष्मी पूजन हो रहा है या कुछ है, तो मैं कभी भी, मैंने आज तक हाथ जोड़ के कुछ मांगा ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए. लेकिन मेरी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा हुआ है मैंने हाथ जोड़ के थैंक यू बोला है उस चीज़ के लिए कि यार. और अगर मैं मंदिर में हूँ या अगर मैं, मेरे घर में कोई पूजा है, मैं भगवान के सामने हूँ और हम बैठे हैं, तो मेरे मन से ये ज़रूर निकलता है कि जो भी अब तक आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. ये कितनों को नसीब नहीं होता है, बहुत लोग चाहते हैं उनको वो मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और वहाँ स्टोरी ख़त्म, माई कन्वर्जेशन एंड्स देयर विद गॉड. तो ये मेरा एक प्रैक्टिस है, नॉट इवन कॉन्शियसली कि मेरे को ऐसा करना है, बट वो है ही बाई डिफ़ॉल्ट. So true. Like even gratitude can be a way of prayer as well, right? कि कई बार ओशो भी बहुत प्यारे तरीके से इस बात को कहते थे कि मांगने मत जाओ, बस धन्यवाद कर दो. वो राइट प्रेयर वही है जहाँ आप कुछ मांग नहीं रहे हो. मांगना तो बेगिंग हो गई. इट्स नॉट अ प्रेयर. एग्जैक्टली. आई मीन आई पुट इट दिस वे, अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो जब मुझे फ़ोन करे कुछ मांगे ही, तो मेरा वो फ्रेंड कैसे है? फिर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा ना. तो भगवान भी आपको ब्लॉक कर देंगे अगर आप सिर्फ मांगते रहोगे. सो ट्रू. तो कभी तो भगवान को भी थैंक यू बोला करो कि आपने जो दिया, क्योंकि वो आपको दे ही रहा है ना. फॉर यू टू बी क्रिएटेड, योर मदर एंड योर फादर हैड टू मीट. यस. बट फॉर देम टू बी क्रिएटेड, their mother and their father had to meet. Yes. But then for their mother and their father to meet, their mother and their father, their mother and their father, their mother and their ये तो सिर्फ एक साइड के, फिर आपके मॉम के साइड के, their mother, their father. तो ये आप देखो कितना बड़ा ये हो रहा है. और then go back to the beginning of time, तो कितना सारा, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस का कॉम्बिनेशन का मैच है आज डॉक्टर YSR. तो द फैक्ट दैट यू एग्जिस्ट, Yes. इससे ज़्यादा आपको भगवान और क्या चाहिए? और आपको क्या मांगना क्या है? आपको मतलब मन में ये आना चाहिए कि यार इसके आगे तो फिर मतलब ना जुल्म है और कुछ मांगना. यू आर अलाइव, यू आर हेल्दी, जस्ट फॉर एनीथिंग दैट यू अचीव नाउ, जस्ट से अ थैंक यू फॉर दैट. अभी आपने सोल की बात की, तो व्हाट डू यू थिंक द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर सक्सेस? क्या आप आध्यात्मिक है, रिलीजियस तो आप ज़्यादा नहीं हैं, बट स्पिरिचुअल आप हैं, और स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल देखते हैं अपनी सफलता में? जैसे मेडिटेशन है,
तो मैं स्पेसिफिकली मेडिटेशन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि देयर आर थिंग्स इन योर लाइफ विच कैन बी मेडिटेटिव, यस, जिन्हें करना ही मेडिटेटिव जिनको है। करना ही एक मेडिटेशन है। तो मेरे लिए है वो एडिटिंग, अच्छा, वीडियो एडिटिंग। ओके, सो मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज प्रोबब्ली 8 और 9, और टेप रिकॉर्डर पर। अच्छा, तो वो होता था ना, एक साइड में नॉर्मल कैसेट चलती है, एक साइड में रिकॉर्डिंग वाली चलती है। हाँ, तो हमारे यहाँ जब भी ये डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह सब होते थे, मुझे तब से ये खुजली थी कि मैं यहाँ, मतलब मैं मेडलीज बनाता था सॉन्ग्स के वो टेप रिकॉर्डर पर। ये जैसे ये बीट आया तुरंत पॉज दबाया आपने, अच्छा, तो ये कैसेट चेंज किया, दूसरा डाला, ये गाने का अभी ये बीट से, अभी तुरंत आपने वो पॉज बटन हटा दिया। जब आप सुन रहे हो तो फ्लो में ऐसा लग रहा है कि एक डीजे ने मिक्सिंग की हुई है। तो तब से, तो अगेन ये सब का मेरे चाइल्डहुड से ही सब कनेक्शन है हर चीज़ का। तो आज जब मैं फाइनल कट प्रो पे बैठ के अपने वीडियोस एडिट करता हूँ, अपनी शो रील बनाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो फॉर मी दैट दोज 5 hours 6 hours इट्स लाइक आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, क्योंकि फ़ोन मेरा अलग है, साइड में है, मैं एकदम घुस गया हूँ वो टाइमलाइन के अंदर। राइट, हाँ, मैं खुद को देख रहा हूँ वो स्ट्रिप में, और एंड में ऐसा हो जाता हूँ उसमें कि कई बार मैं ना, लोग जैसे कुछ एडिट करते हैं तो दे गो बैक एंड दे सी कि हमने जो एडिट किया फ्लो में कैसा लग रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि आई हैव नेवर गॉन बैक एंड सीन कि वो कैसा लग रहा है, मैं जस्ट करता जा रहा हूँ रेंडर, और फिर जब वो एक्सपोर्ट होकर वीडियो आ जाता है, आई सी कि हाँ जो मैंने सोचा था वही बना है वो क्योंकि वो पता ही है दिमाग में कि हाँ वो हुआ ही है जैसा चाहिए था। तो फॉर मी दैट्स वेरी मेडिटेटिव। तो ऐसे लवली। जो आई थिंक जो कर्म योग की बात करते हैं, आई थिंक यही एक प्रकार का योग है कि बाय योर वर्क, कर्म पे ही आप अपना पूरा मेडिटेशन या अध्यात्म या जो भी योग है आपका, वो वहीं से ही आप निकालने का प्रयास करते हैं। कर रहे हैं। तो इवन मुझे भी ज़्यादातर अब बोलने का काम रहता है, स्पीचेस होती हैं। जब ये पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया तो मेरे लिए भी एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस ही रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज इतना डीप लिसनिंग और एक डीप कॉन्वर्सेशन ब्रू हो रहा है। सो बहुत ही राइटली आपने कहा कि कई बार वो एक्शन ही आपको मेडिटेटिव बना देते हैं कहीं ना कहीं। कोई अपनी पूरे जीवन में से 3-4 ऐसी बातें जो आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहते हो कि अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है और एक सुखी जीवन भी जीना है, तो 3 से 4 ऐसी बातें जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए ग्रैटिट्यूड। राइट, मतलब आप कंडीशंस अप्लाइड रख के आप नहीं कर सकते हो चीज़ों को, ये होगा तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नंबर 2, जो भी आप कर रहे हो, मतलब लोग बोलते हैं कि आई एम अनेबल टू फाइंड माई पैशन, मुझे अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, बट आई एम अनेबल टू फाइंड माई पैशन। आप पैशन को ही अगर बोरिंग बना दोगे तो आपको कैसे मिलेगा कि मैं पैशन ढूंढ रहा हूँ कि क्या है। अरे ढूंढना नहीं पड़ता है आपको पैशन, तो होना ये चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो मेक श्योर कि यू आर हैविंग फन इन दैट। दैट्स वो इम्पोर्टेंट। फन इतना इम्पोर्टेंट है जिसको लोग कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है क्या ये कोई बचपने की बात है क्या, आप फन की क्या बात कर रहे हो। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ब्लेंड टेक करके एक कंपनी थी और वो ब्लेंडर बना रहे थे बेसिकली, और उनको ये था कि हम इसको अभी एडवर्टाइज कैसे करें क्योंकि इतनी बोरिंग सी चीज़ है ब्लेंडर, वो उसको अभी क्या हम फन ऐड करें। तो उन्होंने एक कैंपेन चालू किया, विल इट ब्लेंड, कि अलग अलग चीज़ें उसमें डाल के देखते हैं कि ये ब्लेंडर उसको ब्लेंड कर पाएगा क्या। तो उसमें वो क्या डाल रहे थे ब्लेंडर में, आईफोन। हाँ, कि विल इट ब्लेंड आईफोन। आप जाके देखिए यूट्यूब पे, वो ब्लेंडर में आईफोन डालते हैं, उसका ढक्कन लगाते हैं और बोलते हैं विल इट ब्लेंड, और वो उसको स्टार्ट करते हैं और आईफोन एकदम चूरा चूरा हो जाता है उसके अंदर पूरा। अच्छा। वो ब्लेंडर के अंदर। तो आई एम सेइंग कि इफ समवन कैन फाइंड अ वे टू मेक समथिंग एज बोरिंग एज अ ब्लेंडर बिकम फन, so you can definitely have fun in something or the other, whatever it is that you choose. वो नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, फन। नंबर 3 है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमको अपना पैशन को प्रोफेशन बनाना है आपकी तरह। जब मुझे कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी तरह मत करो, क्योंकि मैंने खुद ने कोई प्लान करके नहीं किया है। मतलब इवन टिल माई लेट टीन्स आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ मैजिशियन, आई वांटेड टू बिकम अ फिल्म मेकर, दैट्स व्हाई एडिटिंग। आज कोई मेरे को बोलता है ना कि हमको आपके तरह अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे ही इसको नहीं बनाना था प्रोफेशन। ये बनता गया एंड आई एम अ गाय। वो ग्रैटिट्यूड वाली बात कि अब मैं ये सब छोड़ छाड़ के वो करने जाऊँ जो मेरा पहले प्लान था,
ये सब जो मुझे मिल गया, लेट मी सर्व देम, यू नो, Right. टू माई बेस्ट. तो एक ये 4th thing I want to say, let us assume you have found your passion, you are having fun with it, and everything is there, and then you start struggling financially. That only means one thing, कि you have found the product, but you did not, you know, never paid attention to कि यार इस प्रोडक्ट को बेचना भी है मुझे, Right. इसकी एक मार्केटिंग होनी चाहिए, इसका एक, you know, एक तरीका होता है. तो you need to be financially aware, you need to be commercially aware. And मैंने आर्टिस्ट्स में बहुत देखा है, उनके अंदर ये चीज़ होती है, नहीं मैं पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहता, माई आर्ट विल सफ़र. और आर्ट विल सफ़र से ज़्यादा, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू दैट, यू विल सफ़र, योर वाइफ एंड किड्स विल सफ़र, एंड इवेंचुअली दे विल कर्स यू. तो व्हाई डू यू, तो अगर पैशन को प्रोफेशन बनाया तो यार आपको एक बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा. And before we move to the rapid fire, अच्छा, what do you see the role of inner wellness? कि आज जो अंदरूनी वेलनेस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, लोगों के अंदर टर्मोइल है, मेंटल इश्यूज हैं. सो हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस, और how you can guide people to give inner wellness priority? देखिए, जब भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस आता है किसी तरीके का, या ओवर थिंकिंग आती है, इट इज़ जनरली अस पुशिंग बैक द रियलिटी जो हमारे सामने आ चुकी है. Right. ठीक है, इट्स लाइक अगर इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ और लेट अस अज्यूम कि यू नो आपकी कोई बात मुझे बहुत चुभ गई है एंड बहुत बुरी लग गई है, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं उठ के चला जाऊँ, अगर ऐसी कोई बात है और उस बात को मैं पुश बैक कर रहा हूँ कि नहीं आई एम टोटली लविंग दिस, तो ना मैं गया हूँ ना मैं यहाँ हूँ, बीच में कहीं है. बीच में कहीं हूँ, और आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगी कि इज एवरीथिंग ओके, मतलब आप इधर उधर देख रहे हो, आप भूल रहे हो क्या कर रहे हो. एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने खाली आपको. जी. वैसे ही इन जनरल जो रियलिटीज़ हैं जब वो होती हैं आपके लाइफ में, एंड यू स्टार्ट डिनाइंग देम टू योर सेल्फ, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, तो आपके ब्रेन को तो अंदर मालूम है ना कि ऐसा है. आप खुद को, अपने कॉन्शियस माइंड को एक बार ट्रिक कर सकते हो, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रिक नहीं कर सकते, या ब्रेन की जो बायोलॉजी है उसको आप ट्रिक नहीं कर सकते. वो तो अपना काम करेगा ही, आप पुशबैक करोगे वो भी पुशबैक करेगा कि नहीं भाई ये रियलिटी है, क्योंकि योर ब्रेन वांट्स यू टू बी हेल्दी. सो ओवर थिंकर्स जो भी होते हैं उनका यही होता है, वो बार बार रिजेक्टिंग रिजेक्ट करते रहते हैं कि रियलिटी क्या है. वर्स्ट इज वो रियलिटी जो हो चुकी है वो उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं आज, जो पास्ट में रिजेक्ट जो हो चुकी है रियलिटी. राइट. एंड व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंट सिनेरियोज अपने माइंड में. अगर मैंने ये बोला होता, अगर इसने ये किया होता, मान लो किसी से आर्गुमेंट हो गई आपकी, बहुत वो हो गया, अब आप फिक्शनल सिनेरियोज प्ले कर रहे हो अपने दिमाग में कि ऐसा बोला था ना तब मुझे वैसा बोलना चाहिए था, तो ना हाँ तो इसका ये रिप्लाई आता, और फिर ना आप वो हाँ मैं सिकंदर, ये वो जो था ना वो सलमान खान का अंदाज अपना अपना, तो इसमें और तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड एंड देन यू स्नैप बैक टू रियलिटी एंड सडनली धड़ाम से यू कम बैक डाउन, जिसे कहते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर. अगर आप वो लुकिंग गुड हटा दो, अगर आप एक्सेप्टेबल वाले उसमें जोन में आ जाओ, एक्सेप्टेंस के जोन में आ जाओ, आपको ये स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग नहीं होगी. सो ट्रू. अगर आपसे किसी की आर्गुमेंट हुई और आप हार गए, अपने आप को बोलो हाँ वो आर्गुमेंट हुई थी मैं हार गए, अभी आ गए, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया. एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ पुश बैक है ही नहीं. सो ट्रू. आपने दरवाजा खोल दिया. सो एक्सेप्टेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एक्सेप्टेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. क्या वही एक तरीका है लाइफ का. लवली. सो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज द की. और आई थिंक मैं कई बार अपनी वर्कशॉप्स में एक बात बताता हूँ कि स्ट्रेस का रूट कॉज ये है व्हेन द फ्यूचर मोमेंट एंड पास्ट मोमेंट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रेजेंट मोमेंट. आप बिल्कुल बिल्कुल. सो वो जो एक्सेप्टेंस की आपने बात कही, आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड to the rapid fire round, Akshay. So let's move to the rapid fire with Akshay. First thought when you wake up in the morning. उठ गया. आज भी उठ गया. लगा नहीं था. एक ऐसी हॉबी जो मेंटलिज्म के
अलावा आपके अंदर है? फिल्म मेकिंग. द मोस्ट एडवेंचरस थिंग्स यू हैव एवर डन? मेरी एक्स के बारे में बात करना ज़रूरी है अभी? इफ यू कुड हैव अ सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? My superpower, I would want to be able to sleep whenever I want to. I can't. माइंड गेम्स और फिजिकल गेम्स? Mind games. बिल्कुल mind games. मेडिटेशन और ब्रिस्क वॉक? Brisk walk is meditative for me. डू यू नो योर गो टू स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक? Watching YSR's videos. Thank you so much for that. So, one place in the world you would love to perform? Las Vegas. Reading minds or influencing minds? Influencing minds. If you could read the mind of one historical figure, who would it be? Abraham Lincoln. Who has been the biggest influence in your life? My father has been the biggest influence. Money or fame? Money. Financial wealth or wealth of knowledge? Financial wealth. Inner peace or external success? Inner peace. Quick decisions or thorough analysis? Quick decisions. What is the most common misconception people have about you? The biggest misconception people have is that I can just look at them and tell them what they're thinking. One word में mind को describe करना हो तो? Fascinating. Lovely.